बीएससी फाइनल ईयर यूनिट नंबर 3 का लगभग लास्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपने पीछे वाले सभी थ्योरम्स को अच्छी तरह कर लिया होगा, जिनमें सबसे बड़ी तो ये थ्योरम थी ZP प्लस P और डॉट P। ये लिखा हुआ है ZP प्लस P और डॉट P। अगर मान लो यहाँ पर P पैरा में प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, पूर्णांकीय प्रांत कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, एककों का समुच्चय वाली थ्योरम भी थी। उसी केस में आगे की थ्योरम करते हुए मैं बढ़ा रहा हूँ और आपको एक लगभग अंतिम थ्योरम है ये, इसको आपके सामने लिख रहा हूँ, अच्छी तरह बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन बच जाएगा उसको भी पूरा करवा रहा हूँ। तो ये दो थ्योरम है, ये थ्योरम है उस वलय के लिए जिसमें A बिलोंग्स टू R तथा A स्क्वायर बराबर A हो। तो पहला नंबर डिराइव करना है A प्लस A बराबर 0 और A बिलोंग्स टू कैपिटल R। दूसरा नंबर डिराइव करना है A प्लस B बराबर 0 A बराबर B। और तीसरा नंबर डिराइव करना है R क्रम विनिमय वलय है। ठीक है, तो ये सब चीजें डिराइव करने के लिए आपको बहुत बड़ा नॉलेज जरूरत पड़ेगी। तो लास्ट वीडियो है इसका, तो मैं आपको अच्छी तरह थोड़ा सा समरी भी करवाना पड़ेगा, इसमें कई चीजें आपको समझानी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो है कि वलय की जब आपने प्रकार किया था तो उसमें पहले प्रकार का वलय क्या था, वो था क्रम विनिमय वलय। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या था आपके पास, समवर्ती वलय। तीसरा प्रकार क्या था आपके शून्य के भाजकों का, शून्य के भाजक रहित वलय। चौथा प्रकार क्या था आपके शून्य के भाजक सहित वलय। पांचवा प्रकार क्या था आपके क्षेत्र। छठा प्रकार क्या था, इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांकीय प्रांत। सातवां प्रकार क्या था, वो था बूलियन वलय। ठीक है ना, इन सभी तरह के वलय को आपको अच्छी तरह कंठस्थ रखना था क्योंकि ये इसके प्रकार थे। अब बात आती है कि सर A स्क्वायर बराबर है हम क्यों माने। बिल्कुल सही बात है, मैं जब भी 4 का वर्ग करना चाहूँ तो 16 आना चाहिए, 8 का वर्ग करना चाहूँ तो 64 आना चाहिए, 20 का वर्ग करना चाहूँ तो 400। इस प्रकार से आपकी क्या है कि सभी चीज आनी चाहिए। बट सृष्टि में जो भी आपके चीजें बड़ी है वो सभी लीगल है और आपको ये पढ़ना भी अच्छी तरह आना चाहिए। A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बराबर A बूलियन वलय की परिभाषा में लिखा हुआ था। अगर आपको अच्छी तरह पता है तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। बूलियन वलय का मतलब क्या होता है, A स्क्वायर बराबर A को नोट करना। ठीक है ना, A स्क्वायर बराबर A अगर कहीं पर आ जाता है तो क्या कहलाता है, बूलियन वलय कहलाता है। क्रम विनिमय वलय क्या होता है, R प्लस डॉट जो लिखा हुआ होता है उसमें द्वितीय संक्रिया का क्रम विनिमय नियम विद्यमान होना चाहिए। बिल्कुल सही है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो तत्समवर्ती वलय क्या होता है, R प्लस डॉट में द्वितीय संक्रिया का तत्सम विद्यमान होना चाहिए, कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। शून्य के भाजक रहित वलय क्या होता है, कम से कम एक 0 होना चाहिए, दूसरा 0 नहीं हो, ये क्या कहलाता है, रहित वलय कहलाता है। और अगला क्या हुआ है, सहित वलय की परिभाषा क्या होती है, उसमें दोनों नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए, यानी A भी 0 को नहीं हो और B भी 0 को अटेंड नहीं करे। अगर मान लो A भी 0 नहीं हो और B भी 0 नहीं हो तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, सहित वलय कहलाते हैं। फील्ड के बारे में जिक्र नहीं करूंगा मैं, काफी लंबी डेफिनेशन है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रत्येक अशून्य संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना आवश्यक है। फील्ड के लिए क्या है, प्रत्येक गुणात्मक संख्या का, प्रत्येक अशून्य संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, यानी गुणा का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। वो क्या कहलाता है, आपके क्षेत्र। और अगर ये रहित वलय विद्यमान हो तो ये वर्ड क्या कहलाता है, पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है। इज ऑल क्लियर। अब लास्ट होता है बूलियन वलय। तो इसकी परिभाषा क्या लिखा है कि यदि R प्लस डॉट इस प्रकार परिभाषित होगी
ए स्क्वायर का मान ए के बराबर आ जाए तो ये वर्ड क्या कहलाता है? बूलियन वलय कहलाता है। ठीक है ना, ये वर्ड कहलाता है बूलियन वलय। तो ये सभी आपको अच्छी तरह बिल्कुल याद होने चाहिए, तब जाकर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होता है कि हाँ भाई ये चीज भी होती है। अब मैं इसको करता हूं। थ्योरम को डिराइव करने के लिए सबसे पहला जो लिया हुआ है प्रूफ नंबर 1 है। अपने को क्या सिद्ध करना है? a प्लस ए बराबर 0 सिद्ध करना है। कोई दिक्कत नहीं है, लो दिया है r एक वलय, कोई दिक्कत नहीं है। बूलियन वलय दिया हुआ है तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए यदि a स्क्वायर बराबर a हो तो मैं क्या कर लूंगा? a प्लस ए का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ? 2 बार कर देता हूँ, ये ले लेता हूँ a प्लस ए बराबर a प्लस ए। आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बराबर ए प्लस ए। ए प्लस ए का मान किसके बराबर आएगा? ए प्लस ए के। ठीक है ना, क्योंकि अपने को क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर बराबर ए दिया है, तो इसमें मैंने मान रख दिया, तो ए स्क्वायर का मान ये रखने पर ये आ गया ए प्लस ए। दोनों कैंसिल कर दो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए प्लस ए बराबर 0 आ गया। ये काम अपने को इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह। दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले ए प्लस ए बराबर 0 सिद्ध करना है। उसके लिए दिया हुआ क्या? R एक वलय है, ए बिलोंग्स टू R ले लिया, ए स्क्वायर बराबर ए ले लिया, तो ए स्क्वायर बराबर ए में ए प्लस ए का वर्ग किसके बराबर हो गया? ए प्लस ए के। ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस ए के। दोनों का गुणा खोल दो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए प्लस ए। तो ये किसका हो गया? ए स्क्वायर का मान ए के बराबर दिया हुआ है। ये वर्ड क्या कहलाता है? बूलियन वलय कहलाता है। बूलियन वलय का प्रकार है ये, पीछे जाकर जो भी प्रकार मिलते हैं वो ये कहलाते हैं। दोनों कैंसिल हो जाएंगे। निरसन नियम की थ्योरम कराई थी, आपको याद है? तो वलय में वाम और दक्षिण दोनों निरसन नियम लगते हैं। ठीक है ना, ये कोई भी तरह का वो मत लेना। वलय में निरसन नियम किस प्रकार लागू होता है? अगर ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है तो किस प्रकार लागू होगा? हम जानते हैं कि गुणा का ये प्रतिलोम अवयव विद्यमान होता है, ए इनवर्स इनटू ए इनटू सी है, तो साचर्य नियम में ए इनवर्स इनटू ए इनटू बी आ जाएगा, ए इनवर्स इनटू ए इनटू सी आ जाएगा। तो ये प्रतिलोम अवयव की परिभाषा सिर्फ ई बनाता है, तत्समक अवयव। तो ये क्या कहलाता है? बी बराबर सी। तो ये सब आपको पता ही है। ए प्लस ए बराबर 0 आ गया तो हटा देता हूं ये अपने काम कर लिया। थ्योरम नंबर 2 आ जाए तो अपने को ये करना ही पड़ेगा। तो ये थ्योरम नंबर 2 अगर ये आ जाए तो क्या करेंगे? इसमें पहले वही दिया है क्या? r प्लस 2 एक वलय दिया हुआ है,
बूलियन वलय का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर ए है, तो ए प्लस बी का अपने को ये ले लिया अपन ने, सिर्फ क्या करना है, ए बराबर बी, ये अपने को क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना है। अब जीरो का मान रख देते हैं तो कितना आ गया, a प्लस बी बराबर जीरो है, तो जीरो का मान अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, a प्लस ए बराबर जीरो आएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। थ्योरम के अंदर क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का मान जीरो दिया हुआ है, ये गिवन है। तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इससे पहले वाला अपने को पता ही होना चाहिए, इंप्लाई दैट से पहले वाला जो होता है ना वो अपने को पता होता है और बाद वाला सिद्ध करना होता है। तो इसको ले लिया, a प्लस बी बराबर जीरो है, तो ये वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, a प्लस ए, फिर से कितना आ जाएगा, b बराबर ए या a बराबर b, ये अपने को निकालना था। ठीक है, सिंपल है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्या सिद्ध करना है, आर क्रम में वलय है, आर क्रम में वलय है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्रम में वलय का परिभाषा पहले पता होनी चाहिए, क्रम में वलय की डेफिनेशन क्या होती है वो पता होनी चाहिए। ये है एक वलय आर प्लस डॉट में द्वितीय संक्रिया का, द्वितीय संक्रिया क्या लिखी हुई होती है, डॉट। कहने का मतलब क्या है कि गुणन का क्रम इनमें विद्यमान होना चाहिए, गुणन का क्रम इनमें विद्यमान होना चाहिए, तो ये क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, क्रम इनमें वलय कहलाता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपने को दे रखा है, बूलियन वलय में गिवन है। ये इसमें आ गया, तो a प्लस बी है, तो a प्लस बी कर देता हूं, ये किसके बराबर है, a प्लस बी के। अब गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी ए। a स्क्वायर का मान a लिख दो, b लिख दो, चूंकि वलय रिलेशन में लागू होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी प्लस बी ए का मान 0 के बराबर। थ्योरम नंबर 2 का आपको लिखना पड़ेगा, यदि a प्लस बी बराबर 0 हो तो a बराबर b लिखना है। उसी प्रकार से ये किसके बराबर हो जाएगा, a b बराबर b है। इसका मतलब r क्या हो गया, क्रम में वलय हो गया। बिल्कुल चेक करो, कोई भी तरह की इसमें जल्दबाजी मत करो, तब तक मैं नया क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं। माइनस का ये भी करवा ही दिया। मेरे हिसाब से अब यहाँ पर इसका स्टॉप कर देते हैं, और कोई भी तरह का प्रश्न इसमें रिमेनिंग में नहीं रहा है। आई थिंक यू आर द फ्री फॉर अनदर वर्क। तो 2-3 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। ये किस प्रकार से आपको करने हैं, समूह के अंदर ही है, वलय के अंदर ही है, तो इसका आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। एक तरह का टेस्ट है, उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, फिर आपके उपसमूह की परिभाषा को पूरा करूंगा। एक ये पूछा गया था कि क्वेश्चन है, यदि r बराबर 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा
ठीक है ना। इसकी कोटि के बारे में मैंने पूछा था, तो पहले इसको क्या है कि समूह दिखाना है, उसके बाद इसकी कोटि भी ज्ञात करनी है। तो राइट आउट द क्वेश्चन, इसमें आप तीन चीज ज्ञात करेंगे, पहला समूह, दूसरा समूह की कोटि और तीसरा अवयवों की कोटि। तो निकालो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर गुणात्मक है, ये गुणा के लिए निकालना है, तो यहाँ डॉट लगा दिया, 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा है, 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा, तो एक आ जाएगा माइनस 1 है आयोटा और माइनस आयोटा है, माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा है, एक आ गया माइनस आयोटा आयोटा, यहाँ पर माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, ये आयोटा बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 1 हो गया, ये माइनस 1 आ जाएगा। मैंने इसके दो तरीके बताए थे। पहला तरीका तो ये है कि जब भी आप कोई संक्रिया करते हो, अगर उसके अंदर वाले एलिमेंट सभी दिए हुए समुच्चय के हो, अभी यार समुच्चय, इसको समूह नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये बोलना जल्दबाजी होगी, हो सकता है कि समूह हो ही नहीं। समूह के लिए तीन बातें बतानी है, साचर्य, तत्सम और प्रतिलोम, ये होने तो चाहिए ना। तो ये 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा का गुणा किया तो सभी एलिमेंट इसी के अंदर मौजूद है। तो ये दो तरह की बात बताते हैं, हमेशा ध्यान रखना। यदि अभी मैं लिख देता हूं यहाँ, यदि संक्रिया के पश्चात टेबल में अवयव समुच्चय के हो तथा केवल एक ही बार लिखे गए हों, तो ये चीज क्या कहलाती है, साचर्य और क्रम विनिमय। अच्छी तरह कंठस्थ कर लेना, कभी भी आपको ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी तो अपन दूसरा टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना कि यदि संक्रिया के पश्चात टेबल में अवयव समुच्चय के हो तथा केवल एक ही बार लिखे गए हो, तो ये चीज क्या कहलाती है, तो ये चीज क्या कहलाती है, साचर्य और क्रम विनिमय कहलाती है। ये क्या कहलाती है, साचर्य व क्रम विनिमय, ठीक है ना। अब अपन ये काम तो कर नहीं रहे, तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पहला पॉइंट तो भी लिखा जाएगा। हम जानते हैं कि इसके सॉल्यूशन में पहला पॉइंट हम जानते हैं कि गुणन और योग दोनों लिख देता हूं, फिलहाल क्वेश्चन योग का नहीं है, ध्यान रखना। गुणन संक्रिया में साचर्य या क्रम विनिमय सर्वदा विद्यमान होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये विद्यमान होते हैं तो होने दो भाई। अपने क्रम विनिमय का भी नहीं है, तो ये हटाओ। साचर्य लिखना है आपको, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि सर्वदा होते हैं, आप लिखते हो तो गलत नहीं है। दूसरा पॉइंट तत्समक अवयव, तत्समक अवयव गुणा का कितना होता है याद है क्या, एक किसमें बिलोंग कर रहा है, R में, इसमें लिख देना विद्यमान है। उसके बाद है प्रतिलोम अवयव, एक को किससे गुणा करोगे कि आंसर में 1 आ जाए, माइनस 1 को किससे गुणा करोगे कि माइनस 1 आ जाए, आयोटा को किससे गुणा करोगे कि 1 आ जाए, और माइनस आयोटा को किससे गुणा करोगे कि 1 आ जाए। ये अपने को देखना है, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा है। तो 1 को 1 से गुणा कर देंगे, माइनस 1 को माइनस 1 से, आयोटा को माइनस आयोटा से और इससे, और ये सभी एलिमेंट किसमें बिलोंग करने चाहिए, कैपिटल R में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अवयव विद्यमान है।
ठीक है। अब आगे वो क्या रहेगा, अगर मान लो ये तीनों अवयव विद्यमान मुझे प्रतिलोम में तत्समक गैर साचर्य है तो ये क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। तो यहाँ पर तो ये पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कोटि की। तो कोटि निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तो क्या होता है, किसी भी समूह की कोटि निकालना, और दूसरा क्या होता है, अवयव की कोटि निकालना। ठीक है ना। समूह की कोटि जी बराबर कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर बराबर दिया है, कैपिटल आर बराबर 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा। अवयव गिन लो 1 2 3 4, तो ऑर्डर ऑफ आर कितना हो गया, 4 हो गया। ये क्या कहलाता है, समूह की कोटि कहलाता है। समूह की कोटि, समूह की कोटि का सिंपल सा मीनिंग क्या होगा, आप उसमें अवयव काउंट कर लो। अगर अवयव काउंट कर लेते हो तो वो क्या कहलाता है, समूह की कोटि कहलाता है। अब आता है अवयव की कोटि। अवयव की कोटि की परिभाषा क्या होती है, किसी अवयव की कोटि a की पावर n बराबर e है तो ऑर्डर ऑफ a बराबर n द्वारा रिप्रेजेंट होगी। n e का मान 1 है, ये भी हटा देता हूं, ये आना चाहिए आंसर में a की पावर n बराबर 1। कर लो ये 1 की पावर 1 किया 1 आ गया, माइनस 1 की पावर 1 किया माइनस 1, माइनस 1 की पावर 2 किया 1 आ गया, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 4, माइनस आयोटा की पावर 1 किया, माइनस आयोटा की पावर 2 किया, माइनस आयोटा की पावर 3 किया, तो कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा, माइनस माइनस प्लस और माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस आयोटा की पावर 4 किया तो कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 बराबर 1, ऑर्डर ऑफ माइनस 1 बराबर 2, ऑर्डर ऑफ 4 बराबर, ये वैल्यू आएगी। तो यहां पर क्या होता है कि किसी भी कोटि को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपके सामने लिखा हुआ है अवयव की कोटि, ये अलग परिभाषा है, समूह की कोटि अलग है। किसी अवयव की कोटि को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, a की पावर n बराबर e, इसका मतलब a पावर लगाते जाओ, 1 की पावर 1 बराबर 1 हो गया तो ऑर्डर ऑफ 1 बराबर 1 आ गया, माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 होता है, माइनस 1 की पावर 2 1 हो गया, 1 आती है अपना आंसर आ जाता है, तो ऑर्डर ऑफ माइनस 1 बराबर 2 हो गया, ऑर्डर ऑफ आयोटा बराबर कितना हो गया 4, ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा बराबर भी 4। अब अगर मान लो मैं इनमें से समूह की कोटि कितनी है, 4 है, किन किन अवयवों की कोटि 4 आई है, आयोटा माइनस आयोटा की कोटि कितनी आई है, 4 आई है। उन अवयवों को मैं अलग छांट लेता हूं, तो ये क्या बनेगा, आयोटा और माइनस आयोटा है, ये क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं, और इनको इस डब्बे में बंद कर दें तो ये क्या कहलाएगा, चक्रीय समूह कहलाएगा। तो ये सभी आप लोगों को अच्छी तरह याद ही है, इनमें कोई याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने 3 मिनट कंप्लीट की है। 30 मिनट का अगला जो चैप्टर है वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए करने को बहुत कुछ है, सभी को अच्छी तरह याद कीजिए।
बहुत 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 कड़ी मेहनत करने के बाद उन थ्योरम को बिना देखे देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो विराम देना चाहूँगा। नेक्स्ट सेशन में जब भी तो उपवलय के बारे में पढ़ाकर फिर चौथी और पांचवी यूनिट का 10वां चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कड़ी मेहनत के साथ इन तीनों यूनिट को एक तरह से याद करना है और 5 साल के प्रश्न पत्रों को हल करना है। धन्यवाद।